ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने एमपी विधानसभा चुनाव का आगाज भी कर दिया है, लेकिन यात्रा के लिए तैयार पोस्टर्स से बीजेपी चुनाव अभियान समिति के मुखिया नदारद है। नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी अभियान से मोदी का चेहरा गायब है। शिवराज की टीम में सारे इन हैं, लेकिन मोदी आउट है। उज्जैन में लगे बीजेपी के इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार तो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नदारद है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की कमान तो दे दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में मोदी के नाम की चर्चा ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को नहीं भाते मोदी? पोस्टर से मोदी नदारा। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मोदी के चेहरे के बिना ही मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतना चाहती है। के अवसर पर जिस शिक्षा की व्यवस्था को कांग्रेस ने पूरी तरह से चौपट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया था, हमने सिद्धांत का फैसला किया है कि अगर शिक्षक अच्छे होंगे समाज में, उनकी व्यवस्थाएं पूरी होगी तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाएंगे। और इसलिए हमने तय कर लिया है कि आज भी जो अध्यापक हैं उनको समान कार्य का समान वेतन 4 साल में बराबर की स्तर का दे दिया जाएगा। भले ही बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आशीर्वाद यात्रा के पोस्टरों से मोदी नदारद क्यों हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शिवराज सिंह चौहान को मोदी से बेहतर मुख्यमंत्री बता चुके हैं। कई मौकों पर मोदी विरोधी खेमा चौहान को विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है। अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर से नदारद होने के मामले में केंद्रीय नेता क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति है, कई नेता उनके विरोध में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए मोदी मुसीबत नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति तैयार करने में जुट गई है, जिससे अब यह साफ होने लगा है कि 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल होगा। यानी कि राहुल गांधी अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर वो गुड़ सिखाने में भी जुट गए हैं जिससे मोदी को मात दी जा सके। देश की राजनीति में पाठशालाओं का दौर चल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के तमाम हिस्सों में घूम घूम कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोदी के सोशल मीडिया मंत्र बड़े प्रभावी दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि सोशल मीडिया लोकसभा 2014 के चुनावों में अहम भूमिका निभाएगी। शायद यही वजह है कि अब राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का मंत्र दे रहे हैं। कांग्रेस का 2 दिवसीय मीडिया सम्मेलन सोमवार से शुरू हो गया। इसमें राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों में पार्टी के संवाद रणनीति की जरूरत और इसके लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने पर जोर दिया।
अपने उद्घाटन भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की छवि को आगे बढ़ाने से खुद ही व्यक्तियों की निजी छवि भी बेहतर होगी। उन्होंने नेताओं से सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देने को कहा। राहुल ने पार्टी नेताओं से एक स्वर में बोलने और एकजुट रहने को कहा है। उन्होंने नेताओं से अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में पेश नहीं करने के बजाय पार्टी को पेश करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के हथकंडों से निपटे जाने की जरूरत है। Department of the Congress Party is now been called the Communications Department. So the entire concept of this Communication Department was to percolate to all the spokespersons from the country and प्रवक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं वो पेड मीडिया का यूज कर रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है। अगर हमारे पास पूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी सभी प्रवक्ताओं के पास, तो हम आगे जनता तक पहुंचा पाएंगे। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में बहुत ज्यादा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, तो हम लोगों को डेटाबेस दिया जा रहा है, उस बारे में डिटेल्स दी जा रही है। डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आज के युग में किसी भी स्पोक्स पर्सन के लिए हर तरह की मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना मुझे लगता है जरूरी हो गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया। ये कम्युनिकेशन AICC वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आने वाले समय के लिए तैयार करने का काम है। राहुल की इस पाठशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि चुनाव को लेकर छिड़े साइबर वॉर कांग्रेस मोदी को मजबूती से टक्कर दे सके। तो क्या ये समझा जाए कि सोशल मीडिया लोकसभा 2014 के चुनावों में जीत दिलवाएगी? जमीनी राजनीति करने के दिन लग गए हैं। क्या 14 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता ही जीत का मंत्र है? सवालों के जवाब जानने में अभी वक्त है, लेकिन फिलवक्त तो यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया लोकसभा 2014 के चुनावों में बड़ी भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़। तो 2014 की परीक्षा की तैयारी के लिए पाठशाला लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी PCS परीक्षा में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अपना फैसला 10 दिन बाद सुनाएगी। साथ ही फैसला सुनाए जाने तक 26 जुलाई को होने वाले यूपी PCS के इंटरव्यू पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी PCS में आरक्षण के नए नियम को लेकर जो आग धधकी थी, वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मंद पड़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी PCS की परीक्षाओं में नए आरक्षण के नियम पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट अपना फैसला 10 दिनों के बाद सुनाएगा। 26 जुलाई को यूपी PCS का इंटरव्यू टला। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक परीक्षाओं में आरक्षण के मसले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक यूपी लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसलिए फैसला आने तक 26 जुलाई को होने वाली PCS परीक्षा के साक्षात्कार पर भी रोक लगा दी गई है। 15 जुलाई 2013 को जो माननीय न्यायालय ने कमीशन को आदेशित किया था कि वह लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स के लिए अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करें, उक्त याचिका के पुनः सुनवाई करने में आज माननीय न्यायालय ने आदेश को रिजर्व कर लिया है और एवं जो 26 तारीख से होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। यूपी PCS परीक्षा में सुलगी आरक्षण की आग। आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में 2 याचिकाएं डाली गयी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरक्षण के नए नियम को लेकर छात्राओं में जबरदस्त रोष है, जिसको लेकर इलाहाबाद में छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। विरोध कर रहे छात्रों का आरोप था कि नए नियमों की वजह से आयोग की परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के छात्रों की सीटें कम हो जाएंगी। रविवार को छात्रों ने विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये हर प्रतियोगी छात्र के हित में आया है। जो मांग हम कर रहे थे आयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार से, जो हमारे साथ एक जाति विशेष वर्ग को जो है थोप रहे थे, वो उसके खिलाफ जो है आज न्यायालय ने मामला जो हमारे पक्ष में जो है दिया है और इसको रिजर्व रखा है। 10 दिन इंटरव्यू की डेट 10 दिन टाल दी गई है। ये हमारी जीत है। यूपी PCS में आरक्षण के जिन नियमों को लेकर छात्र नाराज हैं, वो हैं यूपी PCS की तीनों परीक्षाओं में मिलेगा आरक्षण। परीक्षा में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में आरक्षण की व्यवस्था।
आज कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह कमर कसे हुए था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और कई इलाकों में बैरिकेडिंग भी की गई। बहरहाल बस अब इंतजार है तो कोर्ट के फैसले का, जिस पर लाखों छात्रों की उम्मीद टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। वहीं यूपी के पुलिस विभाग में निलंबन को लेकर ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये खुलासा हुआ है आरटीआई से। कैसे खेला जा रहा है यूपी पुलिस महकमे में निलंबन का ये खेल, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कटघरे में यूपी पुलिस, चल रहा है निलंबन का खेल। बिना जांच के हो रही है कार्रवाई। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को निलंबित कर दिया जाए तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होती है, लेकिन यूपी पुलिस के लिए निलंबन महज एक खेल बन गया है, जिसे जब चाहा निलंबित कर दिया, जब चाहे वापस ड्यूटी पर तैनात कर दिया। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन यूपी के पुलिस विभाग में निलंबन के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। यूपी पुलिस में निलंबित करना और फिर वापस बहाल करना एक खेल सा बन गया है। इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। जो सूचना मिली वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। 4 सालों के दौरान लगभग 500 से ऊपर पुलिस कर्मचारियों के निलंबन हुए और जिसपे सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें से मात्र आगे चल के 223 ऐसे कर्मचारी थे जिन पे कार्रवाई आगे बढ़ पाई। बाकियों के मामले में कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो खुद समझ जाएंगे किस तरह यहाँ निलंबन का खेल चल रहा है। 1 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2012 के बीच 510 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए थे, जिनमें हकीकत में 362 पुलिसकर्मियों को ही निलंबित किया गया। उनमें से सिर्फ 223 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई और इन 223 में से भी 156 पुलिस वालों को निलंबन के 1 महीने के अंदर बहाल कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब एसआई विनोद कुमार साहब को 21 मार्च 2009 को निलंबित किया गया। फिर 9 अप्रैल 2009 को बहाल किया गया। फिर मई 2009 में 19 मई को एक बार फिर निलंबित किया गया और 2009 के 20 जुलाई को उन्हें फिर से ड्यूटी पर तैनात किया गया। अब इस बारे में राज्य के पूर्व डीजीपी आईसी द्विवेदी का कहना है, निलंबन से पहले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच करके देखना चाहिए आरोप सही साबित होते हैं या नहीं, इसके बाद ही किसी को निलंबित किया जाना चाहिए। लेकिन अब निलंबन के समय इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। निलंबन करने से पहले ही देखा जाएगा प्रारंभिक जांच करके कि क्या जिस व्यक्ति को या जिस पुलिसकर्मी को निलंबित करने की बात हो रही है उसका दोष सिद्ध होने की संभावना है और वो दोष ऐसी प्रकृति का है कि जिसमें मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होने की बात है, कि जिसमें वो नौकरी से भी निकाला जा सकता है या पदावनत किया जा सकता है या बड़ा दंड दिया जा सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद कोई भी वरिष्ठ अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हकीकत यही है कि मीडिया या राजनीतिक दबाव में पुलिस वालों को आजकल सस्पेंड किया जा रहा है। जाहिर है जब दबाव में काम होगा तो नियमों की अनदेखी तो होगी ही। लेकिन इस खुलासे ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस में चल रहा है निलंबन का एक ऐसा खेल जिससे सूबे की खाकी सवालों के घेरे में है। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद अब सूबे में अपराधों पर लगाम लगाने वाली पुलिस खुद कटघरे में खड़ी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अवनीश सिंह के साथ श्रुति गुप्ता, श्री न्यूज।
आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। देश भर में आज इस पर्व की धूम नजर आ रही है। लोग मंदिरों में भगवान की पूजा करने के साथ ही अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं। दिल्ली की तस्वीर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और अयोध्या की तस्वीर। दिन भर आज यहाँ पर धूम रही। हर किसी ने भगवान की पूजा अर्चना की, साईं बाबा के दर्शन किए, उनका श्रृंगार किया और गुरुजनों से आशीर्वाद दिया। काफी महत्व है गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान से ऊपर गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही राह दिखाता है भगवान तक पहुंचने की। और इसी वजह से इस पर्व पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, अपनी कामना कही भगवान से और साथ ही गुरुजनों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। पूरे देश में धूम रही दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में साईं दरबार में लोग आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साईं बाबा के लोगों ने पूजा अर्चना की। तो वहीं उज्जैन में महाकाल के मंदिर में भी भव्य पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वाराणसी में भी और अयोध्या में भी श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, कामना पूर्ति की प्रार्थना की और साथ ही अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण किया। मथुरा में भी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितना उत्साह मथुरा में भी नजर आया गुरु पर्व पर। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही भक्तों ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुओं की आराधना का ये पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जगत के पहले गुरु वेद व्यास जी थे, जिन्होंने चारों वेदों की रचना के साथ साथ महाभारत की भी रचना की थी। वेद व्यास का आज ही के दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए आज का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित है। आज के दिन गुरु के किए गए उपकारों को याद करके नमन का दिन है। और आषाढ़ शुक्ल जो पूर्णिमा है वह विशेष करके वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ऐसा वर्णन है कि मातामह यानी कि नाना, नानी, पिता और मामा, यानी जीवन में हम जो कुछ भी किसी से सीखते हैं वो हमारा गुरु बन जाता है। गुरु पूर्णिमा के परम पावन पर्व के मौके पर वाराणसी में भी भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। वाराणसी के अवधूत बाबा राम स्थल की भक्तों में मान्यता है कि यहाँ गुरु की आराधना से मनवांछित फल मिलता है। काशी के अलावा देश के दूसरे स्थानों पर भी भक्तों का तांता लगा रहता है। काशी में इस महापर्व पर बाबा अवधूत के आश्रम के अलावा कीनाराम आश्रम में लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गुरु के आशीर्वाद के लिए गुरु के इस महापर्व पर काशी के अलावा देश के कोने कोने से श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे हैं। शिष्य का ये संबंध होता है तो हमारे पूर्व पहले से ही नाना लोग और पिताजी लोग सभी लोग इनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो हम भी सोचे, मेरा बेटा हुआ था तो मतलब इसको दर्शन कराने के लिए आज स्पेशली बॉम्बे से हम आए थे। गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु की पूजा का विधान है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है और गुरु ही इंसान को ज्ञान का सृजन कराते हैं। श्री न्यूज के लिए वाराणसी से देवेश श्रीवास्तव, लखनऊ से लालचंद और श्रुति गुप्ता की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आचार्य प्रसन्न दीक्षित से बात की हमारी सहयोगी श्रुति गुप्ता ने। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है कि एक ऐसा खास दिन जिसे हम कह सकते हैं कि वो दिन गुरु के नाम होता है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रसन्न दीक्षित जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व। आचार्य जी, गुरु पूर्णिमा जैसे गुरु पूर्णिमा नाम से ही ये साफ हो रहा है कि एक खास दिन जो गुरु के नाम है, आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शक को ये बताएं कि क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का और क्या विशेष पूजा जो होनी चाहिए गुरु की वो आज के दिन। श्री नमस्कार।
श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। भावनोपनिषद में यह मंत्र आता है कि समस्त उपासनाओं की जो क्रिया है, उसकी जो आधारभूत शक्ति है, वह श्री गुरु है। गुरु का महत्व हम क्रमबद्ध तरीके से इसको समझने की चेष्टा करेंगे। शास्त्र में एक मंत्र आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर है आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव का अर्थ ये हुआ कि हमारे आपके जीवन में जो प्रथम गुरु है वो माँ है, फिर पिता का स्थान है गुरु रूप में, और उसके बाद आचार्य का स्थान है। तो आचार्य का स्थान जो है वह पिता से भी अधिक माना गया है, क्योंकि वह शिष्य के हर प्रकार के आध्यात्मिक जीवन को वो वहन करता है, मार्गदर्शन करता है। इसीलिए बचपन में हम आप सबने पढ़ा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने गोविंद यो बताए। वहाँ लक्ष्य ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की ओर इंगित करने का जो प्रयास है वह गुरु ही करता है। और आषाढ़ शुक्ल जो पूर्णिमा है वह विशेष करके वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो गुरु जो है वो माँ, पिता, और कूर्म पुराण के अध्याय 11 में अनेक प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। वहाँ तो ऐसा वर्णन है कि मातामह यानी कि नाना, नानी, पिता और मामा, यानी जीवन में हम जो कुछ भी किसी से सीखते हैं वो हमारा गुरु बन जाता है। आचार्य जी, जैसा आपने गुरु का महत्व बताया कि वेद पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है, जाहिर सी बात है, कहा जाता है जिस तरह से जिंदगी में जीवन में माँ बाप की अहमियत होती है, वैसे एक गुरु की भी होती है। तो क्या आवश्यकता है जीवन में गुरु की, कितना महत्वपूर्ण है गुरु एक जीवन में? देखिए, हमारे आपके जीवन में पग पग पर संशय की स्थिति रहती है व्यावहारिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत तो और कठिन है, वह बिना मार्गदर्शन के संभव नहीं। जब हम लौकिक जगत में ABCD नहीं सीख पाते तो संशय की निवृत्ति के लिए, और यदि हम आपने कोई ज्ञान सुन करके किसी और से या कहीं देख करके पढ़ करके प्राप्त कर लिया, तो उसमें क्या है कि अपने बुद्धिमानी का जो है वो एक अहंग हो जाता है। तो बुद्धि का जो अहंकार है वह न होने पाए, जीवन के संशय को दूर किया जाए, इन दोनों चीज़ों के लिए गुरु की आवश्यकता जीवन में कदम कदम पर पड़ती है। और सिर्फ आप ऐसा है कि अपने यहाँ ही इस प्रकार से हो, इस तरीके से नहीं है। नानक पंथ, दादू पंथ, राधा स्वामी पंथ, इनमें तो गुरु के वाक्य को ईश्वर वचन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने बताया, एक अलग उसकी अहमियत है, अलग महत्ता है। क्या गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा करनी चाहिए? इस दिन विशेष जो पूजा गुरु पूर्णिमा की होती है, किस तरह से होनी चाहिए? जी, अभी मैंने आपको भावनोपनिषद का मंत्र बताया, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। तो गुरु को हम पंचोपचार से पूजन करें, रोली चंदन लगा करके, अक्षत चढ़ा करके, और चरण धोने का विधान है। कुछ लोग तो गुरु का चरणोदक लेते हैं, और अवश्य लेना चाहिए। अंगुष्ठ को धो करके उसका पान करते हैं और माल्यार्पण करके, और गुरु के आगे भी नैवेद्य इत्यादि का, जिस प्रकार से हम ईश्वर का पूजन करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त विधि है और ऐसा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही स्पष्ट रूप से शक्तिपात होता है। करणात करणोपदेशम संप्राप्तुम वनितले। बिल्कुल आचार्य, जैसे आपने तमाम बातें बताई गुरु पूर्णिमा को लेकर, क्या आवश्यकता है जीवन में गुरु पूर्णिमा की, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदू मान्यता के अलावा अन्य संप्रदायों में भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है? गुरु को भगवान और भगवान से भी आगे बढ़ करके माना गया है। दूसरे संप्रदायों में, विशेषकर हम क्रिश्चियनिटी के उसमें लें, स्पष्ट रूप से गुरु का महत्व तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन जो वहाँ पर बैप्टिज्म की वो जो इनिशिएशन दीक्षा देते हैं पादरी के द्वारा, तो वहाँ उनके संप्रदाय में भी गुरु का महत्व उस प्रकार से स्वीकार किया गया है। और भी कुछ स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अपदीपो भव, यानी अपनी आत्मा को ही आप गुरु बनाइए। कुल मिलाकर हमारी आपकी आत्मा ही गुरु है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, हमें बाह्य जगत के गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
आचार्य जी, श्री न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रसन्न दीक्षित जी, जिन्होंने इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास क्या पूजन विधि होनी चाहिए और जीवन में क्या आवश्यकता होती है गुरु की, ये तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताई। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रवेश रावत के साथ श्रुति गुप्ता, श्री न्यूज़। तो गुरु पर्व के मौके पर भक्ति के रंग में भक्त डूबे हुए थे, लेकिन इस रंग में भंग उस वक्त पड़ गया जब विंध्याचल धाम में पंडों की दबंगई देखने को मिली। इन्होंने यहां पर हरियाणा से आए एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनके सुनने वाला नहीं था। पंडों ने चाहे लड़कियां हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष, किसी को भी नहीं छोड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हाथ जोड़कर मिन्नत की जा रही, लेकिन कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटना है पहली बार नहीं हुई, इस तरह की घटना होती आई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगई यहां पर पंडों की देखने को मिली है। एक परिवार आया था हरियाणा से, इसी बात पर बहस हो गई और उसके बाद पंडों ने परिवार की पिटाई कर दी। लड़कियों तक को नहीं बख्शा, महिलाएं जो थी परिवार की उनको भी पीटा गया। लोग चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनवाई के लिए कोई नहीं पहुंचा यहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर काफी देर तक इस तरह की तस्वीर देखी जाती रही, लेकिन कोई यहां पर नहीं पहुंचता उन्हें बचाने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से पीटा जा रहा है जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। आस्था का केंद्र है विंध्याचल मंदिर और मां के दर्शनों के लिए भक्त आते हैं, और आज जब गुरु पर्व था तो इस मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और इसी बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया, एकदम से हंगामा हो गया, क्योंकि पंडों की दबंगई के चलते एक परिवार चीखता रहा, चिल्लाता रहा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मिर्जापुर की तस्वीर है। विंध्याचल मंदिर में दर्शनों के लिए परिवार पहुंचा था, हरियाणा का परिवार था, और किसी बात को लेकर बहस हो गई। फिर देखिए किस तरह से पिटाई की गई। सवाल यहाँ पर सुरक्षा का है कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रहती है। परिवार की पिटाई होती रही, लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया, महिलाओं तक को पीटा गया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन क्या कर रहा था एक बड़ा सवाल है। परिवार ने हालांकि मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है ये भी एक बड़ा सवाल है। मंदिर में भक्तों के साथ मारपीट की गई है, दबंगई देखने को मिली है पंडों की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वहां पर जो सुरक्षा कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे वो कहां थे उस वक्त, वो क्या कर रहे थे जब ये हंगामा इतना शुरू हुआ। परिवार की लड़की आप देख सकते हैं किस तरह से चीख रही है, गुहार लगा रही है। इस औरत को देखिए आप किस तरह से गुहार लगा रही है, मिन्नत कर रही थी, लेकिन आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे, कोई बचाने के लिए नहीं आया। बाद में हालांकि सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या की गई है इन पंडों के खिलाफ, क्योंकि इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आती रही हैं। अब जब आज इतना बड़ा पर्व था, ये पता था पहले से कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, तो फिर व्यवस्था कैसी थी ये भी एक विषय है जिस पर सवाल उठ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्री न्यूज़।